गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राग भैरव का परिचय व उसकी बंदिश की स्वरलिपि लिखना सीखेंगे। स्वरलिपि किस प्रकार से लिखी जाती है, उसके लिए पहले हम राग भैरव का परिचय दोहराएंगे। तो सबसे पहले राग भैरव। राग भैरव एक प्राचीन राग है। इसकी उत्पत्ति थाट भैरव से ही हुई है। थाट का नाम भैरव, राग का नाम भैरव। हमारे संगीत में 10 थाट होते हैं और प्रत्येक एक थाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं। इन 484 रागों में एक राग का नाम वही रखा जाता है जो थाट का नाम है। तो इस प्रकार हमारा जो थाट है वो भैरव थाट है और हमारे राग का नाम भी भैरव रखा गया है। जब ऐसा राग होता है कोई भी, तो उस राग को आश्रय राग कहते हैं। आश्रय राग। तो हमारा राग जो भैरव है ये अपने थाट का आश्रय राग कहलाएगा। इसका जो वादी स्वर है वो धा होता है और धा कोमल रहेगा, क्योंकि हमारा जो थाट है भैरव थाट इस प्रकार से होता है। थाट भैरव, इसमें जो स्वर होते हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये तार सप्तक शुरू हो गए यहाँ से, और इसे थाट में रे धा कोमल होते हैं। तो ये भैरव थाट है और भैरव थाट से हमारा राग बना, उसका नाम भी भैरव रखा गया। और भैरव राग में इन सभी सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे राग में ये सातों स्वर प्रयोग होंगे। इन सातों स्वरों में से इस धा को वादी स्वर बनाया गया है। वादी स्वर को राजा भी कहा जाता है, ग्रह स्वर भी कहा जाता है, न्यास स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, जीव स्वर भी कहा जाता है, अंश स्वर भी कहा जाता है। तो ये राग का एक मुख्य स्वर होता है। इसी स्वर से राग प्रारंभ होता है और इसी स्वर पर आकर हम ठहराव करते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं। एक तरह से हम वहाँ पर ही आकर राग की समाप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो राग भैरव है उसका जो वादी स्वर है, मूल जो स्वर है वो धा रहेगा और धा कोमल रहेगा। कोमल स्वर की पहचान सभी स्वरों के नीचे डैश लगाया जाता है जो कोमल होते हैं। संगीत में 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है जो अपने स्थान से ऊपर की ओर हटकर गाया जाता है। 4 कोमल होते हैं जो अपने स्थान से नीचे की ओर हटकर गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो दूसरा संवादी जो स्वर रहेगा वो इसका रे रहेगा, और रे भी हमारे थाट के अनुसार इस राग में कोमल लगता है, तो रे भी कोमल रहेगा। तो राग का जो वादी स्वर है ये मुख्य स्वर होता है और मुख्य स्वर के बाद दूसरी मुख्य भूमिका में संवादी स्वर रहता है। इस राग को एक राज्य के समान माना गया है और राज्य में जो मुखिया है उसको राजा कहा जाता है और उसका जो मंत्री होता है वो इस राग रूपी राज्य में संवादी स्वर कहलाता है। हम उसे मंत्री भी कहते हैं। इसके बाद आता है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का मतलब होता है वह स्वर जो राग में प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर राग जो भैरव है उसमें सभी सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस राग में वर्जित स्वर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोई नहीं।
इस प्रकार से हमारे राग की जो जाति है उसका हमें पता चल जाएगा। जाति कहते हैं जो स्वर राग में प्रयोग होते हैं उन स्वरों के आधार पर राग की जाति बनाई जाती है। और मुख्य रूप से राग की 3 जातियाँ होती है। पहली जाति होती है संपूर्ण, दूसरी होती है षाडव और तीसरी होती है औडव। इस प्रकार से मुख्य 3 जातियाँ होती है और प्रत्येक की 3-3 उपजातियाँ होती है। इसकी संपूर्ण की बनाएंगे तो संपूर्ण संपूर्ण रहेगा, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव रहेगा। इस प्रकार से इनकी 9 उपजातियाँ बनेगी, 3 मुख्य जातियाँ होती है। तो स्वरों के आधार पर यह निर्धारित होती है कि कौन सी जाति बनेगी। संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर, षाडव का मतलब होता है 6 स्वर और औडव का मतलब होता है 5 स्वर। राग बनाने के लिए कम से कम 5 स्वर जरूरी होते हैं। 5 स्वर के बिना हम राग नहीं बना सकते, राग की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से यदि किसी राग में 5 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो औडव जाति का राग कहलाएगा, और यदि 6 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो षाडव जाति का राग कहलाएगा, और यदि उस राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। तो हमारा जो राग है भैरव, इसमें सभी मतलब कि 7 स्वर प्रयोग होते हैं, तो इसलिए राग की जो जाति है वो संपूर्ण जाति रहेगी और उसी के आधार पर राग का आरोह अवरोह बनेगा। तो हमारे राग की जो जाति है वो संपूर्ण रहेगी, संपूर्ण संपूर्ण। जाति के बाद आता है लगने वाले स्वर, इन्हें हम विशेष स्वर भी कहते हैं। तो राग भैरव में जो विशेष स्वर है वो कोमल रे रहेगा और कोमल धा रहेगा, क्योंकि हमारा जो राग है इसमें जो मुख्य जो प्रधान स्वर है वो धा कोमल है और इसका जो संवादी स्वर है वो रे कोमल है। तो ये दोनों इस राग के मुख्य स्वर है। इन्हीं स्वरों पर ये राग आधारित है, इन्हीं स्वरों से ये राग प्रारंभ होता है, इन्हीं स्वरों पर ये राग समाप्त होगा। तो इसीलिए इस राग में ये दोनों स्वर विशेष स्वर की भूमिका भी निभाएंगे, राजा और मंत्री की भूमिका भी निभाएंगे। तो इस प्रकार से इस राग में विशेष जो स्वर है वो रे कोमल और धा कोमल रहेंगे। गायन समय, राग भैरव का जो गायन समय है वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले माना गया है। इस विषय में जो संगीत के विद्वान लोग हैं उनका आपस में मतभेद ग्रंथों के माध्यम से मिलता है, लेकिन अधिकतर जो संगीत के विद्वान हैं उनका मानना है कि राग भैरव जो है वो सूर्य उदय से पहले अर्थात संधि बेला के समय गाया जाता है। तो इसका जो समय रहेगा वो प्रातःकाल माना जाता है। संधि बेला, संधि बेला का जो समय है वो 4 से 7 बजे के बीच माना जाता है और ये राग भी 4 से 7 बजे के बीच गाया जाता है। संधि बेला के समय गाया जाता है, जब दिन और रात आपस में मिलते हैं वो संधि बेला का समय कहलाता है। राग भैरव संधि बेला के समय गाया जाता है, इसलिए इस राग को संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। संधि प्रकाश राग भी इसको कहते हैं। इसके बाद आता है न्यास के स्वर। न्यास का मतलब होता है रुकना। रुकना, ठहरना, विश्राम करना। जब राग गायन किया जाता है तो बीच बीच में रुका जाता है, बीच बीच में आलाप किया जाता है। सांस जहाँ पर लेते हैं उस स्थान को रुकना कहते हैं, ठहरना कहते हैं, विश्राम करना कहते हैं। और ये राग के नियमानुसार हम उसी स्वर पर रुकेंगे जो उस राग में निर्धारित किए गए हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हम किसी भी स्वर पर अपनी मर्जी से नहीं रुक सकते। राग के नियमों का पालन किया जाता है और उस पालन के अनुसार ही हम उसी स्वर पर रुक सकते हैं जो राग में चिन्हित किए गए हैं। तो राग जो भैरव है, इस राग भैरव में जो न्यास के स्वर हैं वो रहेंगे अपने
सा रे प धा। रे और धा कोमल रहेंगे दोनों। सा रे प धा, ये इस राग के न्यास के स्वर हैं। इस राग में वादी स्वर धा कोमल, संवादी स्वर रे और सा और पा, दो स्वरों की यहाँ पर संगति ली गई है। सा कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। सा से ही बाकी जो 6 स्वर है उनकी कल्पना की गई है। सा को आधार मानकर उनकी रचना की गई है, तो सा कभी भी वर्जित नहीं होता है। सा के बाद बाकी जो 6 स्वर है वो वर्जित हो सकते हैं, लेकिन राग में अधिक से अधिक 2 ही स्वर वर्जित हो सकते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए 5 स्वरों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर सा की जो संगति है वो पा के साथ रखी गई है, और दूसरी सा के साथ मध्यम स्वर की भी संगति होती है। ये संगति के स्वर है, और संगति के अनुसार इनकी जो श्रुतियाँ हैं वो भी आपस में इनसे मिलती है। सा और पा, सा में 4 श्रुति होती है, और उसी प्रकार पा में भी 4 श्रुति है। इसी प्रकार से सा और मा की श्रुति देखें तो सा में भी 4 श्रुति और मध्यम में भी 4 श्रुति होती है। तो सा की जो संगति है वो मध्यम स्वर के साथ भी होती है, और सा की संगति पंचम पा के स्वर साथ भी होती है। हमारा जो राग है उस राग में पा भी प्रयोग होता है और मध्यम भी प्रयोग होता है, तो हम इस राग में इस संगति का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस संगति का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राग में दोनों स्वर मौजूद हैं। इसलिए हम यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार हम पा का प्रयोग भी कर सकते हैं, और मध्यम मा का स्वर भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। मध्यम स्वर पा से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि ये बीच में आता है। यहीं से हमारा जो सप्तक है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वांग और उत्तरांग निर्धारित किए जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सारे गामा पाधानी लिखा गया है, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? सा से पा तक पूर्वांग भाग होता है, और मध्यम से सा तक उत्तरांग भाग होता है। इस प्रकार से इन 7 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये दोनों जो स्वर है ये बीच में आते हैं, पूर्वांग भाग में भी आते हैं और उत्तरांग भाग में भी आते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्वरों में मध्यम स्वर का अधिक महत्व होता है। ये अर्ध तर्शक स्वर भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम राग भैरव के न्यास के स्वर लिखेंगे। सा रे प धा। न्यास के स्वर के बाद इसका एक पैराग्राफ बनाया जाता है। अभी हमने यहाँ पर जो जितनी भी बातें लिखी हैं वो सभी एक छोटे रूप में है, और इसको एक पैराग्राफ में हम लिखेंगे सभी बातों को विस्तार से समझाते हुए। तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर पैराग्राफ में लिखेंगे कि राग भैरव की उत्पत्ति भैरव थाट से मानी गई है। राग भैरव की उत्पत्ति भैरव थाट से होने के कारण यह अपने थाट का आश्रय राग है, और राग वादी इसका जो वादी स्वर है वो धा कोमल व संवादी स्वर रे कोमल होता है। वादी स्वर धा होने के कारण ये उत्तरांग वादी राग है, क्योंकि इसका जो वादी स्वर है ये उत्तरांग भाग में आता है। जैसे कि यहाँ पर ये उत्तरांग भाग में, देखो ऊपर ये उत्तरांग भाग हमारा हमने बताया आपको अभी 2 भागों में बांटा गया है। तो वादी स्वर धा है इसका, और वादी स्वर धा होने के कारण राग भैरव एक उत्तरांगवादी राग है। इसका संवादी स्वर रे रहेगा। उत्तरांगवादी राग होने के कारण राग भैरव मध्यम सप्तक से तार सप्तक की ऊपर की ओर गाया जाता है। मंद्र सप्तक का इसमें प्रयोग कम किया जाता है। राग भैरव में सभी 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई है। और राग भैरव गायन करते समय कोमल रे और कोमल धा का विशेष स्वरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। राग भैरव प्रातःकाल संधि बेला के समय गाया जाता है, इसलिए राग भैरव को संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम इसका एक पैराग्राफ तैयार करेंगे, और पैराग्राफ तैयार करने के बाद राग भैरव की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो लिखी जाएंगी, कम से कम 5, और उसके बाद इसका आरोह अवरोह और पकड़। इस प्रकार से राग भैरव का परिचय हम लिखकर तैयार करेंगे। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस राग की जो स्वरलिपि है, जो इसका गीत है, जो इसमें बंदिश ली गई है, रेन गई अब जागो प्यारे सुंदर श्याम हमारे दुलारे। ये स्थाई है। अंतरा भौर भई
श्यामा चटकारे, चंद्र मलिन भयो अरु सब तारे। ये एक गीत है, इसको बंदिश कहा जाता है। हम इस बंदिश की जो स्वर हैं वो राग भैरव के रखेंगे और राग भैरव के स्वरों में ये गीत कैसे बांधकर गाया जाता है, ये एक प्रश्न आता है स्वर लिपि का। तो इसकी जो स्वर लिपि है वो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। अभी राग भैरव यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसका स्वर लिपि के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।